I'm so happy that today I can see students with all poetic expression. You all look like poets. हर एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, एक कविता है. जैसे इन्होंने कहा अभी कि knowledge connects to mind and emotion connects to heart and poetry connects to soul. ये एक बहुत खूबसूरत बात है. इसका पूरा निचोड़ है कि हमें पोइट्री की क्यों ज़रूरत पड़ गई आज AI के टाइम पे, चैट जीपी के टाइम पे, इंफॉर्मेशन नॉलेज से भरपूर दुनिया में पोइट्री की क्या ज़रूरत है? मैं बटन दबाऊंगा, पोइट्री आ जाएगी. करेक्ट? किसी भी चीज़ से बटन दबाऊंगा, कहानी आ जाएगी, वर्ड्स आ जाएंगे. Why should I incline myself to poetry? Because it will develop your inside. जो inside है आपका, जो अंदर की समझ है, जो prompt करेगी, जो क्वेश्चन करेगी AI को, वो आपकी रूह से निकली हुई बात होगी. और उसी वजह से आप हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के एक मशहूर पॉपुलर सक्सेसफुल आदमी होंगे. क्योंकि मैं कई जगह जाता हूं तो मुझे पूछते हैं कि आप कहीं पुराने ज़माने के तो नहीं कि पोइट्री पे, नाटक पे, ज्ञान पे, इन लोगों के बारे में इतनी बातें करते हैं. मैंने बोला कि मैंने भी समझा है इतने सालों के बाद. मुझे कभी लगता ही नहीं था कि गाने को पिक्चराइज किए तो चलो एक लड़का लड़की गाने को, लड़की पीछे जा रही है, लड़का पीछे जा रहा है और गाना हो रहा है. लेकिन जब मैंने फिल्मों में थीम सॉन्ग सुनने शुरू किए तो मुझे उसकी कहानी समझ आनी शुरू हुई. थीम के अंदर उसका एक कहानी था, उसका भाव था. फिर जब मैंने डायरेक्टर बना तो मैंने देखा कि मेरी फिल्म का 35% तो मेरे राइटर्स लोग लिखते हैं गीतों में, जिनका नाम आनंद बख्शी था. और मैं समझता था कि मैं कितना भी लिख लूँ, कितना भी सोच लूँ, जब तक उनके वर्ड सामने नहीं आते थे तब तक मैं वो विजुअल पिक्चराइज ही नहीं कर सकता था. मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट देते थे कि आपके गाने बहुत सुंदर होते हैं और वेल पिक्चराइज होते हैं, परफॉर्म होते हैं. मैं बोलता हूँ कि सबका श्रेय जो है एक गीतकार को जाता है, संगीतकार को जाता है. लेकिन बात ऐसी है कि समझ होनी चाहिए. हर चीज़ की समझ इज द की वर्ल्ड. वो आपके पास है, अपनी है. समझ सबकी अलग अलग है. AI तो एक ही जगह है. तो फिर जब तक आप अपनी आर्टिस्टिक स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने एस्थेटिक्स को नहीं बढ़ाएंगे, आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर नंबर 1 नहीं हो सकते. क्योंकि नंबर 1 बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप पढ़े लिखे हों या नहीं हों, आप एजुकेटेड हों या नहीं हों, आप विस्लिंग बोर्ड गए हों या नहीं हों. आपके अंदर जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है हर चीज़ को देखने का, कि ये किस तरह से खूबसूरत हो सकती है, वो पोइट्री आपको मदद करती है. नाटक आपको मदद करते हैं, कहानियाँ आपको मदद करती हैं, विचार आपको मदद करते हैं. यही वजह है कि मैंने जो ज़िंदगी में सीखा इसकी क्या महत्ता है. दैट इज़ वाई आई सेड टू माई मैनेजमेंट, टू माई पीपल कि भाई ये जो है बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक पोइट्री डे साल में करें. और सब बच्चों को कहें कि जिसको भी गलत लाइन लिखिए, गलत शायरी कीजिए, लेकिन आप शायरी जब करेंगे तो आपको ख़याल आने शुरू होंगे. शायरी खाली तुकबंदी नहीं कि ये ख़याल सुनने में अच्छा लगता है, ये ख़याल देखने में अच्छा लगता है, ये ख़याल बोलने में अच्छा लगता है. तो जब आपकी ये एक आर्टिस्टिक पावर बढ़ेगी
तो यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन. AI विल बी जस्ट योर सपोर्टर. बाकी सब सपोर्ट होंगे आपके. इसीलिए आज का दिन हम लोगों ने शुरू किया है. आज बख्शी जी का जन्मदिन भी है और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ कि हमारे भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही गुणीजन पोएट एंड लिरिक्स राइटर इरशाद कामिल भी हमारे सामने हैं. इरशाद जी, अगर आप इरशाद जी की फिल्में देखें या काम देखें, अगर वो शायद ऐसे सुनाते होंगे तो हमें लगता है अच्छी कविता है, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं उनके गानों को तो हम बोलते हैं अच्छा कहा है, अच्छा महसूस किया है. तो जो फिल्मों के द्वारा जब हम गीत को या कविता को प्रेजेंट करते हैं, वही गीत जो है उसकी गहराई में पहुंचने की कोशिश करते हैं. इसलिए उनकी हर फिल्म, हर गीत आज एक अपनी आर्टिस्टिक गहराई लेकर आता है. और आप देख सकते हैं कि आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री की शान, म्यूज़िक की वर्ल्ड की गीतों की शान जो है इरशाद कामिल साहब हैं. थैंक यू वेरी मच. अब मैंने 2 शब्द तो कह दिए, 4 क्यों बोल रहे हो? अब स्टेज पे बुलाएंगे हम? सर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नहीं, आप बताइए. हाँ, मैं वहाँ बैठता हूँ. अभी मैं चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा दूँ. हमारे एक ख़ास कवि हैं जो कि कस्टम के कमिश्नर हैं. कस्टम और कमिश्नर का कवि होना एक बहुत मुश्किल बात है. आपने बोला कि पुलिस वाला है, सोल्जर है और वो बहुत बड़ा कवि है, किताबें लिखी हैं. और वो हैं हमारे असलम हसन साहब. मुझे खुशी होती है कि जब किसी भी प्रोफेशन में इस तरह के आर्टिस्ट लोग भी होते हैं, क्योंकि ये एक रूहानी ताकत है उनमें जो उनके काम में भी नज़र आएगी होती है. और आज राकेश बख्शी जो आनंद बख्शी साहब के बेटे हैं वो भी यहाँ पर हैं. राकेश बख्शी साहब ने एक किताब लिखी है बख्शी जी के ऊपर. उसका टाइटल रखा है नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं. और वो किताब आज 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती. इससे बड़ा एक पिता की सेवा बच्चा क्या कर सकता है. तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को मिलें. और आज हमारे होनहार बच्चे पुनीत अग्रवाल साहब भी यहाँ आए हैं. ये पुनीत अग्रवाल साहब हमारी मुक्ता आर्ट्स के अभी प्रोडक्शन में हैं. तो मैं सबको इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, आप खुद कर लीजिए. लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सबका बहुत स्वागत है. लेट अस एंजॉय एंड मेक इट एंटरटेनिंग प्रोग्राम. देन ओनली टॉकिंग. उसमें ये होगा कि मैं इरशाद भाई को बुलाता हूँ और सलीम भाई को बुलाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि आप इनको कोई फिल्मी गाना दे दीजिए और एक लाइन दे के इनको स्टूडेंट को पूछिए कि इसका मतलब क्या है, इसकी गहराई क्या है. फिर आपको वो बताएंगे कि इसकी गहराई क्या है. ये एक अच्छा टूर्नामेंट सा रहेगा और मज़ा आएगा. लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा इरशाद भाई आए और अपने 2 शब्द कहें अबाउट द आर्ट एंड द पोइट्री. आइए सर. एक चेयर शुक्रिया सर.
जी हादावर्स, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत मोहब्बत। और मोहब्बत इसलिए क्योंकि बात मोहब्बत की हो रही है। जब आप शायरी की बात करते हैं, जब आप पोइट्री की बात करते हैं, जब आप गीतों की बात करते हैं, दरअसल आप सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की ही बात करते हैं। कविता क्या है, शायरी क्या है? शायरी आप अपने आप में ना एक इस तरह की चीज़ है। कोई आदमी आपसे, मेरे 2 लाइनें हैं सुभाष जी, वो हाल पूछता है, मैं झूठ बोलता हूँ। हम सब यही कर रहे हैं। मैं अच्छा हूँ। क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूँ। और अभी तकलीफ में से गुजरा हुआ होता है वो इंसान जो बोलता है मैं अभी। तो कोई एक शख्स ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप पूरा सच बोल सकें। कविता वो इंसान बन जाती है जिसके सामने आप पूरा सच बोल सकते हैं और आप पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। कह दीजिए अपनी बात, कह दीजिए अपनी बात, खोल दीजिए दिल को, बिना ये लिहाज किए कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मेरे बारे में अपनी राय बनाएगा, कोई सोचेगा मैं इस तरह से सोचता हूं। लेकिन जब वो शेर बन जाएगा, जब वो कविता बन जाएगी, जब वो तकलीफ किन्हीं लफ्ज़ों में कागज़ पे उतर आएगी, तो यकीन मानिए वो लफ्ज़ उस पढ़ने वाले को आप तक नहीं लेके जाएंगे, उस इंसान तक लेके जाएंगे। दरअसल आप जो हैं और आपको भी नहीं पता है कि आप वो हैं। एक ख़ास इंसान हमारे अंदर रहता है जिसको निकाल लाती है कविता। एक वो इंसान जो उन एहसासों से, उन लफ्ज़ों से परे की बात करता है जो आम रोज़मर्रा की बातचीत में हम इस्तेमाल करते हैं। शायरी से दोस्ती कीजिए, आप यकीन मानिए आपको कोई और उससे सच्चा और उससे पक्का दोस्त नहीं मिलेगा। तो कविता के बारे में मैं बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ और लगातार बोल सकता हूँ, पर अभी हम यहाँ बैठेंगे तो सारी बातें करेंगे। जैसा कि सुभाष जी ने कहा, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो पाए ये सारा सेशन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मोहब्बत और बहुत बहुत मुबारक आप सबको ये पोइट्री डे के लिए, क्योंकि ये बहुत ख़ास चीज़ है। इस पोइट्री पे इस तरह से कंसंट्रेट करना, गीतों पे इस तरह से कंसंट्रेट करना, बख्शी साहब को याद करना और उनके साथ इस चीज़ को जोड़ना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुरू करते हैं हम आगे का सिलसिला। जी अब मैं चाहूँगा कि हमारे द आर्ट एंड पोइट्री डिपार्टमेंट के जिन्होंने ये कोर्स को शुरू किया है, डिज़ाइन किया है, वो ख़ुद में एक बहुत बड़े लेखक हैं, नाटककार हैं, डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है सलीम आरिफ साहब। मैं चाहूँगा सलीम आरिफ साहब आएँ। इन्होंने अपना पूरा जीवन नाटक को दिया है और नाटक के साथ, साहित्य के साथ जुड़े रहे हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने इनको दी कि भाई मुझे भी कुछ पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। बैठिए सर। राकेश बख्शी साहब, आप बख्शी जी तो नहीं रहे, लेकिन आप में ही बख्शी जी नज़र आते हैं, तो जो भी आपको थोड़ा मोटा ज्ञान है प्लीज़ आइए। असलम भाई, अगर आप आना चाहें तो प्लीज़ करना। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको डांस करना पड़ेगा। आइए।
आप डर रहे होंगे कि अभी फिर भाषण होगा, है ना? लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भाषण नहीं होगा। अब ये पूछा जाएगा कि आप जितने कवि लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब का एक एक फेवरेट गाना कौन सा है ना? ये तो पूछना चाहेंगे आप। जो मोस्ट फेवरेट गाना है वो उसका मुखड़ा का क्या है और उसका मतलब क्या है, ये मैं चाहूँगा सबसे पहले असलम भाई को पूछने के लिए, जो हमारी फिल्मों में दर्शाया गया। मुझे सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, ये तो ज़रूरी था जी। सॉरी भूल गया। आपकी मोहब्बत की वजह से मैं हाजिर हूँ। मैंने अभी शोर फिल्म का एक गाना सुना, तो मेरा वो फेवरेट है। वैसे तीसरी कसम की जो जितने गाने हैं, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, तो मुझे तो मेरा अपना मानना है कि शायद कोई गाना ऐसा नहीं जो आपके दिल को नहीं छूता हो। आज उतना एक सफ़र है मौसीकी का, जिसमें इरशाद कामिल साहब भी यहाँ है, तशरीफ़ फरमा है, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी के हर हिस्से की अगर नुमाइंदगी की है तो वो मौसीकी है, शायरी है, गीत है। तो मुझे सारे गाने पसंद हैं। अब सारे गाने के लिए तो वक्त नहीं है हमारे पास सुनने में। एक गाना आप बताइए। सजन रे झूठ मत बोलो। वाह, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, इसका मतलब मालूम है? अब इनकी ज़बानी सुनिए, क्या मतलब है इसका, इस फिलॉसफी का? क्यों लिखा राइटर ने? ये जो हमारा मूल्य है ज़िंदगी का, समाज का, हमारी ज़िंदगी में जो वैल्यू सिस्टम है, उसको एक कवि ने अपने तौर पे इस तरह से रूपायित किया है कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो हमारी आस्था के साथ साथ ज़िंदगी की जो तमाम सच्चाइयाँ हैं उसको लेकर चलती हैं। तो शायद इसी तौर पे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अगर हमारा मूल्य अगर हमारे साथ नहीं है, जिसको जीवन मूल्य बोलते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। तो कवि का जो मूल धर्म है या गीतकार का मूल धर्म है, वो हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे आस्था की जो महीन बातें हैं वो गीतों के माध्यम से आप तक पहुंचाए। तो यही मर्म है इस गीत का। अभी अभी मुझे इन्होंने कहा, इरशाद भाई ने, कि आप सच बोलते हैं, और किसी को अगर आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो कहता है बहुत बढ़िया। तो कहाँ सच बोला? सज्जन रे सच बोलो, सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। अब खुदा के से डर के मत बोलो, या आप खुद में समझो कि मैं सच बोलूँगा तो अच्छा रहेगा। ये एक सवाल हर शायरी में आता है। मेरा अपना बचपना समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। तो मैं बाहर जब भी ये गाना सुनता हूँ, खुदा के पास जाना है, तो मारेगा क्या? खुदा मारेगा अगर हम झूठ बोलेंगे? झूठ तो हर पल बोलते हैं। हमारे पापा बोलते हैं इनके पाँव मत लगाओ, अंकल आए हम ऐसे हाथ लगाते हैं, इज वेरी ग्रेट मैन। थोड़ी देर में हमारे पापा गालियाँ दे रहे उसको, बड़ा बकवास आदमी है। तो जिंदगी में सच और झूठ जो साथ साथ चल रहे हैं। अब मैं कहूँगा सलीम भाई से। जी, मैं इसी में एक बात जोड़ूंगा। महाभारत में एक चैप्टर है यक्ष प्रश्न का, और उसमें पहला सवाल जो पूछते हैं ब्रह्म, वो यही है कि सबसे आश्चर्यजनक क्या है। और उसमें जवाब मिलता है कि ये जानते हुए भी कि हमें एक दिन मरना है, हम अमर होने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये कहीं ना कहीं उस फलसफे से भी जुड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत से गाने हैं, मगर आपका फेवरेट कौन सा है? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वाह, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला मैं गया। जिंदगी का साथ निभाता चला आपने से गया। सुना होगा बहुत लोगों ने ये गाना। आप सब कोरस में गाएंगे। मैं जिंदगी का
ये म्यूजिक स्कूल के बच्चे हैं, सब प्लीज गाइए, इनको उठा लीजिए बेचारों को, आप सब इनको वो उठाइए लड़का कहाँ उठाइए। गया जो गा रहा था? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आई वॉन्ट टू, हेलो इनके साथ गाएंगे आप। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, लाउड। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जख्म को धुएं में उड़ाता चला गया, हर जख्म को धुएं में उड़ा। क्या बात है। अब हमारे हिंदुस्तान के सबसे गुणी जन कवि, जी सर, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ सर। क्या बोलूं, जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। तो जो गाना मुझे सच में, मेरी आवाज़ आप तक आ ही रही होगी, मेरा पूरा यकीन है इस बात का कि जो मुझे गाना पसंद था वो तो सलीम भाई ने ले लिया। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया मेरा बहुत फेवरेट गाना है, और उसका हर शेर जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। क्या बात। जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया। इसके बाद, या इसके साथ, बाद नहीं कहना चाहिए, इसके साथ एक और गाना है, ये साहिर साहब का गाना है, शैलेंद्र साहब का एक गाना, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, जागते झूठ रहो। क्या। आपको जवाब मिल गया सर। जिंदगी ख्वाब है, हम असल में सब ख्वाब जी रहे हैं, और अच्छा ख्वाब देखने के बाद जब हमारी आंख खुलती है, वो क्या एहसास होता है, दुख का या खुशी का? ये खुशी होती है कि हमने अच्छा ख्वाब देखा, या ये दुख होता है कि अच्छा ख्वाब टूट गया? तो जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, झूठ क्या। ये गीत कौन गा सकता है, ये लाइन? हाथ उठाइए। मैं जिंदगी का ये जिंदगी ख्वाब है भाई कोई रेस्क्यू करने के लिए? वॉलंटियर। हाँ जी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। This is radio host Archana Chauhan from Radio Bhuj, Akashvani Radio Bhuj. जी हाँ। राकेश बख्शी साहब, हम आप तो यही पूछ सकते हैं कि बख्शी साहब का लिखा हुआ इतने 6000 गाने लिखे, आपको एक गाना क्यों पसंद है, और पसंद है तो क्यों पसंद है? एक गीत, आप तो कहेंगे बहुत से हैं। Let me surprise you. मुझे पता है बख्शी साहब का फेवरेट गाना कौन सा है। तो बख्शी साहब का नहीं, आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट गाना है बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं लाउड। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये गाना आपको क्यों पसंद? कहानी है छोटी सी। तो जब मेरा डिवोर्स हुआ, सो आई वॉज वेरी सैड। आपकी शादी हुई थी? हाँ, आई गॉट डिवोर्स एंड आई वॉज वेरी सैड। और करीब 1-2 महीने में डैडी का एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता
तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। तो मैंने 10, 15, 20 दिन वो गाना रोज सुनता था एंड डैड रियलाइज कि इसका दिल टूटा है, ये बहुत सैड हो गया है, इसको आई हैव टू ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। तो ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी, बेटा आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, तुमको याद है मैंने गाना लिखा है ये वाला जो हमने आपने अभी गाया था? तो ऐसे हाँ जी, इसमें एक अंतरा है मेरा। ऐसे कौन सा अंतरा? इसी को अंतरा में मैंने लिखा है, हम तुम कितने पास हैं लेकिन कितने दूर हैं चांद सितारे, लेकिन सच पूछो तो झूठे लगते हैं सारे। सच क्या लगता है? ये धरती, ये नदियाँ और तुम। ऐसे हाँ, तो इसे तुमको पता है मैंने क्या लिखा है इसमें? ऐसे नहीं, इसे बेटा तुमको जो छोड़ के चली गई है वो उस सूरज और चांद की तरह है, दैट बिलोंग्स इन द स्काई, डोंट चेज इट। जो तुम्हारे आसपास है, धरती, नदियाँ, रहना, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी 2 बहनें, तुम्हारे बचपन के दोस्त, तुम्हारा काम, तुम सबसे मुंह फेर के बैठ गए हो। तो ये अंतरा याद रखना। बहुत अच्छी, फैंटास्टिक, वेरी गुड। डोंट चेज व्हाट बिलोंग्स इन द स्काई। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए इरशाद भाई, हम चाहेंगे कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा कौन सा किसी ने धोखा दिया या दर्द दिया आपको और आपका दिल टूट गया और उस ज़माने में, उस मोमेंट में आपने वो गीत लिखा हो। हम ये नहीं जानना चाहते कि किसके साथ टूटा, हम ये चाहते हैं कि जब भी टूटा, जब भी लूटा, तो उस वक़्त आपके दिल ने कहा कि चलो मैं कलम उठाता हूँ, वो गीत आपने लिखा और बाद में किसी को दिया, वो गीत हम सुनना चाहते हैं, है ना? एक्चुअली सर मेरा 1370 बार दिल टूटा है, कौन से बार? आप नंबर बताइए तो फिर मैं गीत बताऊंगा। मैं सुनना चाहूँगा 1370वां लास्ट, लेटेस्ट। ऐसा है कि दिल टूटने पे अगर कोई गाना लिख देता, शायर बन जाता ना, तो यकीन मानिए सबके दिल टूटे हुए हैं, सारे शायर होते। ऐसा नहीं होता। दिल टूटने से कोई शायर नहीं बनता, दिल टूटने से कोई गायक नहीं बनता, दिल टूटने से यकीन मानिए कोई अच्छा इंसान भी नहीं बनता। अगर वो बुरा है, दिल टूटेगा फिर भी बुरा बना रहेगा। अगर वो अच्छा है, दिल टूटेगा फिर भी अच्छा बना रहेगा। तो दिल टूटने का किसी कला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप यकीन मानिए। ये सब का सब एक फलसफा है। मैं बताता हूँ कि कब आपको लगता है कि अब बात बन गई, वो कोई बहुत छोटी सी बात होती है। आप सोचते हो सर कि कोई बहुत बड़ी बात होगी जिससे कोई लाइन आएगी, कोई बहुत बड़ा। मैं हॉस्टल में था, हॉस्टल में जैसे सब होते हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होते होंगे, तो मुझे किसी नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन भरनी थी और उन दिनों उस एक आईपीसी मनी ऑर्डर जाता था, क्या बोलते थे उसको, पोस्टल ऑर्डर जाता था, हाँ, जिसमें वो कुछ पैसे साथ में एप्लीकेशन के लगाने होते थे। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, हॉस्टल में था, तो मुझे शायद 20-25 रुपये वो एप्लीकेशन के साथ लगाने थे। और हॉस्टलर्स के आखिरी का हफ्ता उधारी पे चलता है, ये आप मान के चलिए। अब भी चलता होगा, पहले भी चलता था। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यार मेरा मनी ऑर्डर आ जाए, मैं ये एप्लीकेशन के साथ ये पोस्टल ऑर्डर लगा दूँ 20 रुपये का, ताकि ये टाइम पे चली जाए। मनी ऑर्डर नहीं आया, एप्लीकेशन की डेट निकल गई, और डेट निकलने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार अब तो निकल गया जो मनी ऑर्डर आया। मेरे दिमाग में बात आई कि जब हाथ में कलम था तब हाथ से ना थे, जब हाथ में कलम था तब हाथ से ना थे, अब हाथ से हुए तो मेरे हाथ कट गए। क्या बात है, क्या बात है। फिर से जब हाथ में कलम था तब हाथ से ना थे,
हादसे ना थे। हादसा मतलब इंसिडेंट को कहते हैं कि कोई ऐसी बात जिसके बारे में जो है। जब हाथ में कलम था तब हादसे न थे, अब हादसे हुए तो मेरे हाथ कट गए। क्या बात। क्या बात है, कलम छूट गई। तो मतलब वो मौका निकल गया हमारे हाथ से, सिंगर- कहने की मतलब सिंगर प्लीज, हमारे सिंगर साहब कहाँ हैं? पर अपना नाम तो बताओ सबको। हैं? सक्षम। तो वेरी टैलेंटेड गाय। तो मैं ये बात कंप्लीट कर दूं सर। तो बात ये होती है कि जब आप दिल टूटता है इमीडिएटली आप लिखने बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये है, जब आप लिखने बैठते हैं कभी आपको टूटे हुआ दिल का एहसास उस वक्त होता है कि तब मुझे ये तकलीफ हुई थी यार, या Emotional ऐसा memory. कुछ हुआ था। एक इमोशन आप, मेमोरी बोल। हाँ, एक मेमोरी से आप एक इमोशन पकड़ के लेके आते हैं और उस इमोशन के साथ उस मोमेंट पे किसी अलग समय में किसी अलग जगह पे आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ये जो आपने सवाल किया था उसका जवाब है। ये एक मेरी पिक्चर आई थी सुल्तान, उसमें एक गाना था बुल्लिया, उसके शुरू में ये लाइनें आती हैं, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या बात। हम चाहेंगे कि ना मिलना भी जरूरी होता है। पहली लाइन क्या है? कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है। कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है। इस पे ट्यून बनाइए, गाना गा के सुनाओ। देखिए यही तो टेस्ट है। है। अगर कोई नहीं, अगर ये लेट हुए तो आप भी सुना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल नहीं गाना है, कुछ अलग बनाना है। नहीं, ओरिजिनल है। गाओ। कुछ रिश्तों का नमक ही दूर होता है, वाह। ना मिलना भी कभी जरूरी होता है। वाह, क्या बात है। आप हमारी एसेट हैं, यहाँ रहिए पुलिस की तरह। जी हाँ। सुभाष जी से एक मुझे याद आया अबीर शाह साहब की उससे, कि आप सबने अभी फिल्म देखी होगी मैं वापस आऊँगा, उसका वो जो मलाल जो आपने इस्तेमाल किया है, वांट यू टू इनके साथ शेयर करें। आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है? अच्छा, तो उसमें जो गाना है, मेरे शाह साहब से उस गाने के बारे में, आप में से कौन सा गाना आप अच्छा लगा आपको उसमें, या जो आप गुनगुनाते हैं या आपको याद रह गया? मैं तेरे बारे में, तेरे पास में, हाँ जी जी। वो तो सुनाया है ना अभी, दूसरा गाना। वो नहीं, मैं ध्यान से डिस्कस कर रहा था कि एक 4-5 शब्दों में जो पूरी फलसफा उस गाने में आता है, मलाल क्या कमाल है। हाँ क्या कमाल है, वो मैं चाहता हूँ जरा सा आप अपनी तरह से रिसाइट करें और उसको एक्सप्लेन करें। जी, वो क्या कमाल है। असल में मैं बताता हूँ कहाँ से बात आई थी। कुछ और मुझको दे ना दे, मुझे खूबसूरत ख्याल दे। कुछ और मुझको दे ना दे, मुझे खूबसूरत ख्याल दे, जो किसी के आंसू पोंछ दे, मेरी बात में वो कमाल दे। तो क्या कमाल है। जब गाने के बारे में हुआ, ये जब पिक्चर की सिचुएशन थी, और फिल्म बहुत सारे लोगों ने देखी है और सराही, तो वो मुझे हमेशा वो फ्रेजेस अच्छे लगते हैं जो यहाँ पोइट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताऊं, वो जिनके साथ कम से कम 10-20 रास्ते जुड़े होते हैं, वो फ्रेजेस मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शायद मेरी बात आप तक अभी नहीं पहुँची होगी। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो तो ज़िंदगी खूबसूरत है।
अगर तुम साथ हो तो जिंदगी बर्बाद हो गई है यार। अगर तुम साथ हो तो रात को नींद नहीं आती। अगर तुम साथ हो फ्रेज ऐसा है जहां आप चाहो, जिस जगह चाहो, उसको पॉजिटिविटी में और उसको नेगेटिविटी में किधर भी लेके जा सकते हैं आप। जी। ऐसे ना देखो, ऐसे ही मेरा एक फ्रेज है, ऐसे ना देखो। अब ऐसे ना देखो गाना भी रांझना फिल्म का गाना है। अब ऐसे ना देखो ऐसा फ्रेज है जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब क्या कमाल है भी इसी तरह का फ्रेज था। ना शिकायतें ना सवाल है, क्या कमाल है। अब ये क्या कमाल सरकाज़म है या सच में वो ये कह रहा है कि ना शिकायतें ना सवाल है, क्या कमाल है, जिंदगी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। तो जो एक पन होता है, जो एक कह लीजिए शायरी कभी भी सपाट नहीं होती, उसमें लेयर होती है। तो क्या कमाल है गाने। मैं पूरा इसलिए आपने सुना ही हुआ है और ज़्यादा लेकिन मैं चाहता हूँ जिस तरह से लफ्ज़ों को आपने बिठाया है, उसके पीछे जो एक सब टेक्स्ट है उसको मैं आई वांट देम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो गाना अक्सर हम सुनते हैं, गाते हैं, मगर उसके लेयर्स हमारी समझ में बहुत बाद में आते हैं। जबकि वही नैरेटिव में सबसे इम्पोर्टेंट काम गाने वही करता है, आपको सब कॉन्शियस लेवल पर ऐसे इम्पैक्ट करता है कि आप कॉन्शियसली भले ना जान पाए। लेकिन मुझे ये गाना इसलिए भी बहुत पसंद आया कि 3 या 4 लफ्ज़ों में पूरा जुज़ ज़िंदगी का इन्होंने निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। वो गागर में सागर भरने वाली जो एक बात होती है कवि के पास, वो मुझे इस गाने में नज़र आई, तो मैंने उसका जिक्र किया शाह साहब से। जी। तो ओके, ये मैंने कहा था इनसे कि मुझे लिरिक्स दे दीजिए, क्योंकि ये हाँ नहीं, वो साल भर पहले की बात होती है, तो वो तब तक चीज़ें निकल ली होती हैं। ये ऐसे है कि ये चेहरे महके से, ये नगमे बिखरे से, ये चेहरे महके से, ये नगमे बिखरे से, दिल फरेब है ये रौनके जहां, क्या कमाल है। ना कोई खफा ना बेवफा है यहाँ, ना कोई खफा ना बेवफा है यहाँ, ना कोई जुदा ना गुमशुदा है यहाँ, क्या कमाल है। ना मुसीबतें ना मलाल है, क्या कमाल है। सारा जग ये लगता दुख से खाली, सारा जग ये लगता दुख से खाली, रंगाली खुशियों में खुशहाली, रंगाली खुशियों में खुशहाली, सारे सदमे रहते अपनी हद में, सारे सपने रहते अपनी हद में, ये कद में छोटे फूलों से भी छोटे, दुखों वाले सिक्के खोटे, छोटे फूलों से भी छोटे, दुखों वाले सिक्के खोटे, ना कोई जुल्म ना ही जख्म है यहाँ, क्या कमाल है। ना शिकायतें ना सवाल है, क्या कमाल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी थैंक यू। ये पोइट्री में इस गाने की इन्होंने बात की, बहुत अभी मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं। जब आप गाने की बात कर रहे हैं, वो गाने आपको अननोइंगली सबकॉन्शियस लेवल पे अच्छे लगते हैं, जिनमें जो रिदम है, जिनमें जो राइम है, बहुत छोटा छोटा काटा गया होता है। ये मैं आपको बहुत
पोइट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको ये बात बताने की, जो ये पकड़ना चाहते थे मुझे, मैं सोच रहा था अपना गुर ना बताऊं मैं इनको। छोटे फूलों से भी छोटे, दुखों वाले सिक्के खोटे। सारे सद में रहते अपनी हद में कद में, छोटे फूलों से भी छोटे। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े समझ के उनकी छोटे टुकड़ों की राइमिंग की गई है, वो आपको सुनने में भी इजी लगती है, वो आपको याद रखने में इजी लगती है, वो आपको समझने में इजी लगती है। तो जब भी कभी आप गाना लिखने की कोशिश करें तो कोशिश करें कि उनको छोटे छोटे फ्रेजेस में बांट लिया जाए और उनके छोटे फ्रेजेस को एक कोई पैटर्न दे दिया जाए, एक राइमिंग दे दी जाए, जिससे वो सुनने में अच्छा लगने लगे और फिर वो आपको मीनिंग के लिए भी एक बड़ा मैदान दे देगा। वाह। अब मैं स्टूडेंट्स जो म्यूज़िक के हैं, ड्रामा के हैं, फिल्म मेकिंग के हैं, एक्टर हैं, आप में से किसी न किसी ने तो कविता लिखी है, और आप अपनी एक मुखड़ा ज़रूर सुनाइए खड़े होके हमारे गेस्ट को। आप हाथ खड़े कीजिए और फिर मैं आपसे बोलूँगा। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। यस, माइक देना। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अरण्यदेव मुखर्जी है। मैं बीएफए फिल्म मेकिंग से हूँ। तो मैंने एक छोटी कविता लिखी थी, खुददार कलाकार, पिछले साल लिखी थी, तो मैं वही सुनाना चाहूँगा। होता है तमाशा बीच बाजार, सब पकड़े हैं अपनी ही रफ्तार, मैं अकेला खड़ा हूँ। बेटा रिपीट करनी, पहली दो लाइनें हमेशा रिपीट करके बोलो ताकि समझ आएगा। हमारा स्लो है माइंड है थोड़ा सा। जी सॉरी। हाँ जी। होता है तमाशा बीच बाजार, सब पकड़े हैं अपनी ही रफ्तार, होता है तमाशा बीच बाजार, सब पकड़े हैं अपनी ही रफ्तार, मैं अकेला खड़ा हूँ इस मेले में, ना कोई दोस्त ना कोई यार, मैं अकेला खड़ा हूँ इस मेले में, ना कोई दोस्त ना कोई यार, मैं खुददार कलाकार। बहुत अच्छा। हाँ, आप बेटा लास्ट या। मेरा नाम लब्धि जैन है, मैं भी बीएफए फिल्म मेकिंग से हूँ। मैंने भी एक छोटी कविता लिखी है, उसका नाम है दर्द या सच। ये दुनिया क्या जाने तुम्हारा दर्द, जो अपनों से तुम्हें मिला, वो अपने ही समझते हैं तुम्हारा ये दर्द, जो तुमने अपनों से लिया। दिल का दरवाज़ा तो बंद कर दिया, पर कभी सोचा बाहर जो खड़े हैं वो अंधेरे में है। ना तुम जानो ना वो जाने, जब तक दरवाज़ा खुले कहीं देर ना हो जाए। बात तो कोई सच नहीं, क्योंकि सच के भी तो पहलू होते हैं। गलत तो तुम भी नहीं जो किसी पहलू से वाकिफ़ नहीं, गलत तो वो भी नहीं जो सच का तुम्हारा वाला पहलू जानते ही नहीं। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। यस बेटा आप। नमस्ते सर, मेरा नाम तनवीर सिंह राठौड़ है, मैं एक्टिंग का छात्र हूँ। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, है कि चांद को देखने आया आज पूरा बाजार है, और चांद की तारीफ़ें करने वाले हज़ार है। क्या बात है, चांद को देखने आया पूरा बाजार। चांद को देखने आया आज पूरा बाजार है, और चांद की तारीफ़ें करने वाले हज़ार है। कहता है चांद भी ये कहता है चांद भी ये कि किसे मानूं सच किसे मानूं झूठ, यहाँ प्यार के लिए हर इंसान बेकरार है। बहुत अच्छी। यस बेटा आप बताओ। नमस्कार सर, मेरा नाम सहज शर्मा है, मैं सेकेंड ईयर म्यूज़िक से हूँ। ये एक छोटी सी कहानी है। मेरा मानना है मैंने ये जी है और थोड़ी सी बड़ी है, पर मैं आपको सुनाना ज़रूर चाहूँगा। इसका नाम मैंने मोहब्बत का जुर्माना रखा है।
तो मोहब्बत का जुर्माना। जी, तो तेरे लफ्ज़ जैसे सारंग का तराना है, तेरे साथ पढ़ना तो महज एक बहाना है, और अंधा कैसे ना होता तेरे प्यार में, ये नादान तेरी अक्खा दा जो दीवाना है। दिमाग ने कहा छुपाना है, दिल ने कहा आजमाना है। दिमाग ने पूछा अब उसे क्या बताना है, दिल को तो बस अपने हिस्से का इश्क जताना है। मेरे सपनों का भी हक दे चुका था तुझे, इस कदर मैं होश गवा रहा था, मगर जिस सपने में तुम थी ना, वो सपना बड़ा प्यारा था। हर सपना बस एक ख्वाहिश और एक ही धुन गुनगुना रहा था। वो स्वप्न मंजर मुझे अभी भी याद है, जब तू मुझ पर हक जता रहा था। अब कुछ पल जो तू मेरी थी, मुझे भी तो मेरा इश्क जताना था। तेरी जुल्फों से खेल कर तुझे सीने पे सुलाना था, और सच कहूँ तो ये भी महज एक बहाना था। असल में मेरे दिल को खुद तेरे कानों में कुछ गुनगुनाना था। जो तेरी नींद पूरी हो जाए तो तुम्हें नींद से जगाना था। ताज़ी नींद से जब उठें आप, तो कई तरीकों से आपको सताना था। रूठ कर आप हमसे रूठ जाएं, तो कान पकड़ कर आपको मनाना था। मान कर आप मुस्कुरा दें, और जो मेरी एक दफ़ा आँखों में आपकी आलम का सबसे नशीला मैं खाना था। ख्वाब टूटा, ये मेरा ख्वाब था असल में, जो मैंने आपको भी बताया। ख्वाब टूटा तो पूछा मैंने उससे, क्यों मुझे इस कदर सताना है। जब उस सन्नाटे में भी कोई जवाब ना मिला, तो मुझे लगा कोई अपना ही मुझसे बेगाना है। इश्क तो मुझे अभी भी जताना है, और सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं, मगर बताया है कईयों ने मुझे, न जाने तेरे दिल में किस किस का ठिकाना है। पहुँचा यारों की महफिल पर, पूछते हैं क्या लाया है। वो 10 गुलाब के फूल और एक दिलकश सा अफसाना है। मेरी आंखों के बादल बरस बरस गिर गए, वो फूल मेरे आंसुओं से और ही खिल गए। वो फूल भी बेगाने थे, वो पल दिल दुखा रहे थे। ये नशा भी उसे बुलाने का महज एक बहाना है। यारों ने बस एक चीज़ कही, छोड़ भाई ज़माना है। जो सब तुम्हें बताना था, वो अब औरों को बताने के लिए फसाना है। तुझे गैर का होते हुए देखूं, घुट घुट के जीऊं, यही मेरी मोहब्बत का जुर्माना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, गिव ए बिग क्लैप, थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं अगर आपसे नहीं, एक मिनट वापस दीजिए इनको, क्योंकि ये म्यूजिक स्कूल के हैं। जी सर। अब ये जो पहले 2 लाइनें वो गा के सुनाइए, जो पहली 2 लाइनें बोली। हमने कुछ तो बनाया होगा, उसका तराना तो बनाया होगा, तराना तो गाया होगा। सर बनाया तो नहीं मैंने, ये बहुत ऐसे उसमें लिखा था, मगर इसको कंपोज और उस सब में नहीं करा है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। हाँ, क्योंकि हम म्यूजिक स्कूल के बच्चे हैं, और म्यूजिक स्कूल के सामने कुछ भी शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे, तो इमीडिएटली आपको रिएक्ट करना चाहिए। मैं बस 2 लाइनें कोशिश करता हूँ। हाँ। तेरे लफ्ज जैसे सारंग का तराना है, वाह। तेरे साथ पढ़ना तो महज एक बहाना है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट। मैं एक मिनट मैं चाहूँगा, इरशाद जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं, जो लिखा बच्चे ने। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत अच्छा इसलिए कि कुछ भी लिखा हुआ जो आपने अब दिल से लिखा हुआ है वो हमेशा अच्छा ही होता है, और आपने तो वाकई बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट बेटा। जी सर, मैं BA एक्टिंग से हूँ। मेरा नाम अबू शाह है। सर मैंने एक गज़ल लिखी थी, इसका कोई टाइटल नहीं है, मुझे पता नहीं है मैंने क्यों लिखी थी, पर कुछ बातें याद रह गई, एक चिट्ठी याद रह गई, कुछ दूर चला मैं अपने पैरों से, फिर पीछे छूट चुकी वो मिट्टी याद रह गई। कहना चाहता था तुमसे सारी जो बातें, फिर वो बातें मेरे ही पास तक रह गई।
फूल तो कब के मुरझा चुके उसके जाने से, बस यहाँ अब सूखी घास रह गई। शायद मैं उसे रोकता वो रुक जाती, पर यह भी तो मेरे दिल में एक काश रह गई। मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हुई थी मेरी, बस जनाजे में पड़ी मेरी लाश रह गई। वो चली गई है मुझसे दूर, उसकी खुशबू आस पास रह गई। मोहब्बत तो अब भी ज़िंदा थी मेरे अंदर, बस जनाजे में पड़ी मेरी लाश रह गई। उससे मिलना था आखिरी बार, लेकिन ये भी तो एक आस रह गई। सबको पराया कर दिया था मैंने, बस वो ही एक खास रह गई। सारी दुनिया खिलाफ कर दी मैंने, बस मोहब्बत मुझको रास रह गई। जो अब शायद कभी नहीं जाएगी मेरी ज़िंदगी से, उसकी यादों की इंतज़ार की वो रात रह गई। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यस, द गर्ल फ्रॉम हियर, या प्लीज। आई नमस्ते सर, मेरा नाम भाव्या वर्मा है। मैं BFA फिल्म मेकिंग फर्स्ट ईयर। थोड़ा सा कुछ लिखा था, कोशिश की थी एटलीस्ट। नाम नहीं है कुछ इसका। शायद तुम उतने भी आम नहीं थे, मेरी नज़रों में तो नहीं थे। तुम्हारी वो झिलमिलाती आँखें शायद एक अंधेरी रात में घर का रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी हैं। तुम्हारी वो टूटी फूटी हंसी शायद एक बेचैन रात में चैन के लिए काफ़ी हैं। तुम थे तो शायद वही घर था मेरा, तुम्हारी बाहें शायद छत के लिए काफ़ी हैं। अब जो नहीं हो तो बेघर सा लगता है, सुकून के लिए शायद अब वो एक याद ही काफ़ी है। बहुत अच्छा बेटी। नमस्ते सर, मेरा नाम भूमि मनोज व्यास है। मैं BFA फिल्म मेकिंग में हूँ और ये जो कविता मैंने लिखी है ये राधा कृष्ण के प्रेम, राम सिया के प्रेम पर थोड़ी लिखी है। तो अगर तू बोले मुझे रुक कर इंतज़ार करने तेरा, तो नंदी बन खड़े रहो चौखट पे डाले डेरा। अगर दुनिया सवाल उठाए पवित्रता पे मेरे, अगर दुनिया सवाल उठाए पवित्रता पे मेरे, तो फिर भी कदम आगे बढ़ाऊँ राधा जैसा। अगर तू बोले धैर्य रख, अगर तू बोले धैर्य रख, तो मन बना लूँ पार्वती जैसा। अगर तू छोड़ कर भी चले जाए तो तुझे बाहों में पकड़े रखूँ शंकर जैसा। अगर तू कहे लड़ मेरे लिए, अगर तू कहे लड़ मेरे लिए, तो आगे आऊँ राम जैसा। अगर तू कहे नहीं मिल सकता मैं तुझे, तो भक्त बन जाऊँ मीरा जैसा। अगर तू भटके राह कभी तो लक्ष्य याद दिलाऊँ कृष्ण जैसा। अगर तू दूरी चाहे तो तुझे दूर से देख खुश हो जाऊँ राधा कृष्ण के प्रेम जैसा। अगर तू लेना चाहे परीक्षा मेरी, तो हर मकाम पार करूँ राम सिया के प्रेम जैसा। अगर तू सवाल उठाए साथ देने पर मेरे, तो साथ निभाऊँ गौरी शंकर जैसा। अगर कोई आँच आए तुझ पे कभी तो दुनिया से लड़ जाऊँ महादेव जैसा। अगर कभी दर्द हो तुझे तो संभालूँ माँ यशोदा जैसा। हर मुश्किल में साथ दूँ सिया के जैसा। अगर तू कहे हर बात मान मेरी, तो बन जाऊँ मैं लक्ष्मण तेरा। अगर तू कहे वक्त लगेगा मुझे, तो राह देखूँ उर्मिला जैसा। और तू फिर भी ना माने तो धरती में समा जाओ सीता जैसा। थैंक यू। क्या बात है, क्या फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। बेटा अभी समय की कमी होने के कारण थोड़ा हम मोड़ लेंगे। हम चाहते हैं कि इरशाद भाई की जो सबसे प्यारी जिनको गुनगुनाते हैं घर में, वो गीत गुनगुनाएं हमारे सामने, ताकि हमें जब भी इरशाद भाई का नाम आ जाए तो याद आए कि वो गाना है। अरे पाइए सर। शाकिर आ जाओ, फिर बता देना कहाँ गलत है। हाँ जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
हमारे इरशाद कामिल साहब का असलम हसन साहब जो एक नई किताब लेके आए हैं पोइट्री विद चांद, अपने आप में बहुत अच्छे शायर हैं। और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट नाटक के, पोइट्री के, रिसलीवुड के सलीम साहब, उन्होंने जो आज अच्छा एक माहौल जमाया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट्स में एक आर्ट एंड पोइट्री की महत्ता को मालूम पड़ा। हमारी कोशिश यही है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जितने भी पोइट्स हों और सेंस ऑफ पोइट्री हो, फील ऑफ पोइट्री हो, वो बच्चों में डेवलप होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम टेक्नोलॉजी के गुलाम रह जाएंगे, अपनी आत्मा से, दिमाग से, इमोशन से कुछ नहीं सोच पाएंगे। हर चीज़ की हमको बटन दबाने की आदत हो जाएगी। इसलिए ये नया कोर्स जो इन्होंने किया है, सलीम वानी साहब ने डिज़ाइन किया है, वो इस साल से शुरू हो रहा है। और आज 21 जुलाई को आनंद बख्शी साहब का बर्थडे भी है और मैं उनका हमेशा आभारी रहा हूँ। और उन्हीं की पुण्यतिथि में हमने आज इस प्रोग्राम को रखा और मैं बहुत तहे दिल से इरशाद भाई का ख़ास कर कि इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन किया है वो इतना अच्छा हुआ है कि आज लग रहा था कि पूरा हॉल जो है वो पोइट से भरा हुआ है। वो ऐसा माहौल बना, नहीं तो क्या होता है कि हम सुनाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। आज तो वो भी सुना रहे थे, हम भी सुन रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सर, उनका क्या आज भी कोई गाना जो इमोशनली आपको टच करता है? बख्शी साहब का एक गाना मुझे बहुत टच करता है हमेशा। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। वो इतना खूबसूरत गाना है, जब कभी भी सुनेंगे आप तो आपके दिल को छुएगा। और बख्शी साहब के तो कितने ही गाने हैं, बहुत से गाने हैं। 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, क्या गाना लिखा है उन्होंने। और बहुत ही हर एक गाना उनके, बहुत सारे गाने उनके बख्शी साहब के बहुत अच्छे हैं। और पोइट्री का जैसा कि आपने सुना ही, सुभाष जी ने बताया कि एक नया सेक्शन पूरा शुरू किया है सलीम भाई ने। पोइट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो ज़िंदगी के प्रेशर्स हैं, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, वो इतना ज़्यादा हो गया है कामकाज की वजह से कि हम अपने आप से कट रहे हैं। पोइट्री अपने आप से जुड़ने का आपको एक ज़रिया देती है। एक सेल्फ टॉक जो होती है वो पोइट्री के थ्रू होती है। ऐसे में इस तरह के सिलेबस की एक अहमियत बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और जो आपका थॉट है, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप इजीली कह पाते हैं पोइट्री के थ्रू, बिना किसी से मतलब अपनी बात कहने के लिए आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी एक कविता, आपकी एक शायरी, आपकी एक गज़ल या शेर में वो तब्दील हो जाता है आपका थॉट। ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, जैसे सर आपने AI की बात की थी, जो AI है सच में वो अभी पोइट्री के लिए इस्तेमाल होते ही हैं ऐप, बिल्कुल, लेकिन वो एक पोइट का इस वजह से मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो ऐप है ना, वो उन थॉट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी शायर लिख चुका है। बिल्कुल सही। लेकिन शायर के दिमाग में हज़ारों ऐसे थॉट्स अभी हैं जो अभी लिखे जाने हैं, है ना। वो जो लिखे जाने हैं थॉट्स, वो AI के पास नहीं है, वो आप ही के पास है। तो वो हमेशा AI एक जिंदा ताबिंदा शायर से पीछे ही रहेगी थॉट में। आनंद बख्शी सर के बारे में कुछ अगर कहना चाहे आप सभी, क्योंकि उन्हीं के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ सलीम भाई जी। बख्शी साहब मुझे लगता है एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने गानों को लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक पहुंचाया, हिंदी फिल्म के गानों को, ख़ासतौर से अपनी ज़बान से, अपने ख़यालात से। मुश्किल ख़याल को आसान लफ्ज़ों में बयान करने का जो गुण उन्होंने अपनी शायरी में पैदा किया था, जो फिल्मी गानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि फिल्म का गाना
लिखा जाता है कहानी, कैरेक्टर और सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन फिल्म के बाद उसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी बन जाती है। फिर वो गाना 60 साल, 70 साल, 100 साल तक आपके काम आता है। उस पर फिर ये भूल जाते हैं कि ये सन 40 का गाना था या सन 60 का था या 70 था। बख्शी साहब के यहाँ कमाल की बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने शायरी को आम आदमी तक जोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है फिल्म के गानों की थ्रू। और वो बात है कि जैसा ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, वो मकाम चिंगारी कोई बढ़ के, सावन उसे बजाए, या कुछ तो लोग कहेंगे, इस तरह के गाने भी लिखे हैं। और रोमांस के भी बड़े खूबसूरत, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, या उनके बाद के आज मौसम बड़ा बेईमान है, बख्शी साहब। जी, वो बेईमान मौसम कहना ये AI नहीं कर सकता, ये शायर ही उसको बेईमान कह सकता। तो ये बख्शी साहब का मुझे लगता है बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने हिंदी फिल्म के ज़रिए गानों को, शायरी को आम आदमी तक बहुत आराम से पहुँचाया। जी, चैट जीपीटी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो सोच नहीं सकता, समझ क्योंकि नहीं सकता। चैट जीपी गूगल है वो एक तरह से, AI है, जो जीपी टेक्नोलॉजी है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, सब भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ स्कूल में भी है, क्लास में भी है। लेकिन क्या है कि वो एक इंफॉर्मेशन टूल है आपका, कि आपको किसी चीज़ का नहीं मिल रहा है तो आपने बटन दबाया तो मिल गया। लेकिन जो अंदर की आपकी सोल है, जो आप कहना चाहते हैं, जैसे इरशाद भाई ने कहा कि जो चीज़ नहीं लिखी गई है वो तो आप ही लिखेंगे ना। जब ज़माना में परिवर्तन होगा, लोगों में परिवर्तन होगा, नई पौध आएगी, वो अपने ख्याल भी लिखेंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे हम? अब क्वेश्चन ही दूसरी बात यह है कि पोइट्री जानने से कोई पोइट बनना ज़रूरी नहीं है। पोइट्री जानने से आप अंदर की सोल को जगाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप आर्मी में हो, डॉक्टर्स हों, लॉयर हों, अभी मेरे असलम साहब हैं, जो हसन साहब, ये कस्टम के कमिश्नर हैं। आप बताइए, इनको शौक़ है इस बात का, इन्होंने जो इतनी अच्छी किताब लिखी है आज पुतली निशान, आज हमारे साथ बैठे हैं। इट इज़ नॉट ओनली टू बिकम ए पोएट or become a famous poet. It is question is to develop your skill, aesthetic sense, artistic sense, understanding of world and the people. Thank you. Thank you very much.